सुन रहे थे, उसमें आपने देखा कि कैसे कुछ बेसिक वैल्यूज हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, जो अलग अलग फैसलों में अलग अलग तरह से दिखाई पड़ रहे हैं, जबकि वो एक जैसे दिखनी चाहिए, सभी नागरिकों के लिए एक जैसे दिखनी चाहिए। तो ये जो आपने अभी देखा और संविधान के मूल्यों में कैसे फिर किया जा रहा है, कैसे बदलाव किया जा रहा है, इससे आगे चल करके देखें कि और भी बहुत सारी ऐसी बेसिक वैल्यूज हैं जो आज तक के हमारे मानवता के, कानून के, प्रशासन के, शासन के इस पूरे इवोल्यूशन में इन वैल्यूज का इंपॉर्टेंस रहा है, लेकिन इनके साथ इन दिनों में खिलवाड़ हो रहा है। तो कई सारे उदाहरणों से हम लोग देखेंगे। तो आज हम यूएस का एग्जाम्पल लेते हैं। यूएस का जो इलेक्शन हुआ उसके एग्जाम्पल पे चलने की कोशिश करते हैं। तो यूएस पे हमने पहले भी बात की है, अमेरिका के चुनावों पे भी बात की है, वहां के स्ट्रक्चर पे भी बात की है। तो जो लिबर्टी की बात वहां है और लिबरल जो विचारधारा है, उदारवादी विचारधारा जो है, जिसमें जेंडर के प्रति भी उदार चरित्र दिखाया गया है, जिसमें यहाँ तक कि एलजीबीटी के प्रति भी दिखाया गया है। तो डेमोक्रेट्स जो हैं वो एक उदारवादी विचारधारा, लिबरल्स हैं एक तरह से। और इन दिनों में एक शब्द और आया था जो मैं आपको बताया था, नियो लिबरलिज्म, नव उदारवाद, जो खास करके ग्लोबलाइजेशन के बाद में सबसे ज्यादा चर्चा में है। उसकी बहुत सारी बुराइयां भी हैं नव उदारवाद की, क्योंकि नव उदारवाद जो है वो थोड़ा सा उतना ज्यादा कट्टर नहीं है और वो थोड़ा थोड़ा कैपिटलिज्म को भी सपोर्ट करता है इस तरह से। लेकिन जो नियो लिबरलिज्म वाला जो आया, खास करके जो डेमोक्रेट्स का आप पेज देखेंगे, जब आप कोई इलेक्शन एनालिसिस यूएस का देख रहे होंगे तो डेमोक्रेट्स को आप लोग देख रहे होंगे कोस्टल एरिया में देख रहे हैं, जहां ब्लैक्स भी ज्यादा हैं और ब्लैक्स के साथ साथ व्हाइट में भी वो लोग ज्यादा हैं, व्हाइट में भी जो एक तरह से कट्टर नहीं है बल्कि लिबरल है। और वहीं पर आपको डेमोक्रेट्स दिखाई पड़ते हैं। रिपब्लिकन्स आपको सेंट्रल अमेरिका में, जो पूरा फ्यूडल अमेरिका कह सकते हैं या सेंट्रल अमेरिका कह सकते हैं, जहां व्हाइट जो सबसे पहले आए थे, सबसे पहले अमेरिका में पहुंचे थे, और वहां के रेड इंडियंस को वो एक तरह से चिढ़ाते थे और कहते थे कि तुमको दुनिया के बारे में नहीं पता कि दुनिया कहाँ जा रही है और तुम कुछ नहीं जानते। तो अब वो जो व्हाइट थे उन्होंने जाकर के एक तरह से सेंट्रल अमेरिका के उन हिस्सों में कब्जा किया बाद में, और वहां की जमीनों पे वो लोग खेती करने लगे, और वही ट्रंप का सबसे बड़ा वोट बैंक था, और वहीं पर रिपब्लिकन्स को ज्यादा जीत मिली है, और बल्कि भारी मतों से रिपब्लिकन ने ट्रंप को वोट किया है। वो डेमोक्रेट का इलाका कभी नहीं रहा एक तरह से। तो जो ये कोस्टल एलिट्स हैं, जिन्हें हम डेमोक्रेट कहते हैं, और जो डेमोक्रेटिक पार्टी का खास करके क्षेत्र है, इन कोस्टल एलिट्स के द्वारा अब उन्हीं व्हाइट्स को कहा जा रहा है, ये भी व्हाइट्स हैं, लेकिन इन व्हाइट्स के द्वारा, जो बाइडेन उसी में से आते हैं, तो डेलावेयर में उनका एक तरह से पूरा रेसिडेंस और वो पूरा क्षेत्र रहा है। तो वो जो व्हाइट्स हैं कोस्टल एलिट वाले, वो अब उन सेंट्रल व्हाइट्स को कहते हैं कि जो रिपब्लिकन्स हैं कि देखो दुनिया कहाँ जा रही है और तुमको कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो ये समय आ गया है कि एक समय में वो रेड इंडियंस को आकर के बताते कि देखो हम वहां से आए यूरोप से और तुम तो कुछ जानते नहीं, और हम जहां से आते हैं वो कितने बड़े ज्ञान की धरती है, और वहां जो है हमारा जो विचार है, हमारी जो सोच है वो कितने विकसित है, और एक तुम अपने आप को देखो कहाँ हो। तो ये कितना अंतर है। अब आप जब जिस ट्रंप को देखते हैं जो 2016 में आते हैं, और दो तरह की चीजें पेश करते हैं, एक कल्चरल नेशनलिज्म,
और एक इकोनॉमिक नेशनलिज्म, कल्चरल नेशनलिज्म और इकोनॉमिक नेशनलिज्म, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और आर्थिक राष्ट्रवाद। आर्थिक राष्ट्रवाद की बात हम भी करते हैं कि हमारा जो देश है वो आर्थिक तौर पर बहुत उन्नत होना चाहिए। आर्थिक तौर पे हम लोग चीन का बहिष्कार करेंगे, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे, हम आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे। तो हम भी आर्थिक राष्ट्रवाद की बात करते हैं। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद में आप ये विश्वास दिलाते हैं कि आपकी संस्कृति सबसे श्रेष्ठ संस्कृति है, दुनिया की सबसे अच्छी संस्कृति है और आप ही विश्व गुरु बनेंगे। और चूंकि ये संस्कृति है तो इसे बचाए रखना अब आपकी जिम्मेदारी है, तो इसके लिए आप हमें वोट दीजिए। तो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और आर्थिक राष्ट्रवाद का जो ढिंडोरा पीटा जाता है वो दोनों के द्वारा। अमेरिका ने भी यही काम किया, ट्रंप ने, और वो जो दूसरा लिबरल्स थे वो सबको साथ लेकर के चलने की बात करते थे कि हम सबको साथ लेकर के चलेंगे, हम में से कोई भी श्रेष्ठ नहीं है। जो बाइडेन आते ही बोलते हैं कि मैं यहां पर विभाजन करने के लिए नहीं आया हूं। तो मैं उन वाइट्स के साथ भी बात करना चाहता हूं जिन्होंने मुझे वोट नहीं दिया, यानी कि जो रिपब्लिकन एरिया है जहां रिपब्लिकन ही जीते हैं और बहुत बड़े मार्जिन से जीते हैं और ट्रंप को बहुत ज्यादा वोट मिले हैं। तो 2016 में ट्रंप के इस राष्ट्रवाद को एक तरह से स्वीकार कर लिया गया और उनकी बात को मान लिया गया कि हाँ वाकई में राष्ट्र हमारा खतरे में है, हाँ वाकई में जो हमारा देश है आज नुकसान में जा रहा है और अमेरिका को खतरा है। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, बाय अमेरिका हाय अमेरिका, जो उन्होंने नारा दिया कि नहीं वाकई में अमेरिका का। तो ट्रंप जो है विश्वास दिलाने में कामयाब हुए। तो बार बार मीडिया और इनका सपोर्ट लेकर के जब आप इस राष्ट्रवाद की बात करते हैं तो आप माइनॉरिटीज को और उनके खिलाफ भड़काने में कामयाब होते हैं। तो ट्रंप ने ये विश्वास दिला दिया कि देखो ये जो ब्लैक्स हैं, ये जो अफ्रीका से आए हैं, ये जो इंडिया से आए हैं, ये जो मुसलमान हैं, ये जितने भी लोग अमेरिका में आए हैं, ये देखिए ये कितने गड़बड़ है, ये तुम्हारा असली दुश्मन है। वहां के काले लोगों को भी ये विश्वास दिलाने की कोशिश की है ट्रंप ने और वो कामयाब हुए ट्रंप कि देखो ये जो व्हाइट है ना यहाँ पर जो सेंट्रल अमेरिका में है या जो रिपब्लिकन्स हैं जो खास करके व्हाइट हैं वो तुम्हारे दुश्मन नहीं है। तुम्हारे असली दुश्मन जो है वो ये काले लोग हैं। कौन काले लोग? जो इंडिया से आए हैं, जो बाहर से आए हैं और यहाँ तक कि ऐसे लोग जो माइनॉरिटीज हैं या यूं कहें कि जो अफ्रीका से निकल करके आए हैं, वो लोग असली में आपके रिसोर्सेज को छीन रहे हैं, अमेरिका के रिसोर्सेज को छीन रहे हैं और अमेरिका की जो संस्कृति है उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं। देखिए कुछ चीजें ऐसी होती है जो पूरी तरह से बायस्ड होती हैं और इन बायस्ड चीजों में ऐसे जो मुद्दे होते हैं जिसमें अगर आप जनता से कभी भी पूछेंगे तो जनता कभी मना नहीं करेगी, भरपूर तरीके से उसका स्वागत करेगी। ऐसे मुद्दे एकदम राष्ट्रवाद की भावना का उबाल लाने के लिए काफी होते हैं। जैसे अमेरिका के लोगों को अगर ये कहा जाए कि आप अपनी इतनी जबरदस्त अमेरिकन संस्कृति जो है, भारत अमेरिका की जो संस्कृति है, क्या आप अपनी अमेरिका की संस्कृति को बचाना चाहते हैं? तो सब लोग कहेंगे हाँ हम बचाना चाहते हैं, जोर शोर से आवाज आएगी, हाँ हम इस संस्कृति को बचाना चाहते हैं। तो जब आप इस तरह से संस्कृति को बचाने का नारा लगवाएंगे तो सारे लोग नारा लगाने को तैयार हो जाएंगे। तो उसमें डेमोक्रेट्स जो है, तो 2016 का जो चुनाव था अमेरिका का जिसमें ट्रंप आए थे और 2017 में उन्होंने कार्यभार संभाला था, ये जो समय था ये ठीक वैसा ही समय था जिसमें सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और आर्थिक राष्ट्रवाद यानी वही इकोनॉमिक नेशनलिज्म और कल्चरल नेशनलिज्म का मुद्दा उन्होंने जनता को रटा दिया था। अब जब उन्होंने हाँ भरने के लिए कहा, जैसे मोदी कई बार खड़े होकर के जब बोलते हैं, या आप जब राम मंदिर नहीं बना था तब आप अगर आप प्रश्न पूछें किसी से क्या अयोध्या में भगवान राम का जन्म नहीं हुआ था, सब लोग कहेंगे हाँ हुआ था। तो क्या वहां एक भव्य मंदिर नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए। तो बहुत बहुत आसान होता है, इसके विरोध में कोई जा नहीं सकता है। पूरी तरह से फिक्स्ड क्वेश्चन होता है और फिक्स्ड आंसर होते हैं, उसके विरोध में कोई नहीं जा सकता। बहुत सिंपल सी बात है
क्या भारत को आत्मनिर्भर नहीं होना चाहिए, हमें विदेशों के भरोसे रहना चाहिए उत्पादन के लिए? सब लोग कहेंगे नहीं 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 नहीं, बिल्कुल उत्पादन के लिए भारत को अपने ऊपर निर्भर होना चाहिए, आत्मनिर्भर होना चाहिए। हम ये ऐसे मुद्दे हैं जिसमें आप चुनाव जीत के ही रहते हैं, क्योंकि लेकिन मान लीजिए कोई अगर ऐसा मुद्दा बताए कि सन 2050 तक हमें ये पृथ्वी अगर बचानी है, तो मैं आपको वादा करता हूं कि मैं ऐसे रूल्स बनाऊंगा, ऐसे रेगुलेशंस बनाऊंगा, ऐसे कानून बनाऊंगा जिससे कि ग्रीन हाउस इफेक्ट कम होगा और 2050 तक ये धरती बच जाएगी जो बिल्कुल नष्ट होने जा रही है। जो तापमान हमारा बढ़ता जा रहा है, हम लोग तरह तरह की समस्याओं को झेलेंगे, तरह तरह के पैंडेमिक आएंगे, न जाने कितने तरह के वायरस आएंगे। मैं ऐसा प्लान बनाऊंगा, उसको जनता वोट करेगी? नहीं करेगी, क्योंकि जनता लॉन्ग टर्म नहीं सोचती है। जनता कभी भी ऐसा नहीं सोचती है कि 2050 तक ये हो जाएगा, मैं एक ऐसी सरकार दूंगा जो आपके प्रति फ्यूचर में जाकर के आपको ऐसे ब्यूरोक्रेट्स मिलेंगे, ऐसे नेता मिलेंगे जो आपकी बात को सुनेंगे, आपके प्रति जिम्मेदार होंगे। ऐसी बातों में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होता लोगों का, न तो वो ब्यूरोक्रेसी के या पॉलिटिक के आधार पर या इस प्रकार के कोई कानून होंगे कि आपको ये सूचना बहुत जल्दी से मिलेगी, तीव्रता से मिलेगी। नहीं, ऐसा नहीं होगा। या तो निःशुल्क कुछ मिल रहा हो, उसके ऊपर बहुत जल्दी सहमति बन जाती है। फ्री वाली जो चीजें, तो फ्री बीज वाली जो चीजें होती है उस पर बहुत जल्दी सहमति बनती है। लेकिन उससे भी पहले संस्कृति, यानी कि अभी बहुत सारे एनालिसिस जो बिहार चुनाव के ऊपर भी आ रहे थे उसमें ये आ रहे थे, तो क्या जनता को आर्थिक रूप से जो परेशानी होती है, पैदल चलने से जो परेशानी होती है, उससे कोई लेना देना नहीं होता? उन्होंने तो उन्हीं लोगों को वोट दे दिया जिन्होंने बिहार के मजदूरों को पैदल चलने पर मजबूर किया, वहां तक जाने के लिए मजबूर किया। नहीं तो व्यवस्थाएं हो सकती थी, राशन तो आप दे ही रहे थे, ये चीजें दिल्ली में भी हो सकती थी, राशन फ्री राशन की घोषणा पहले भी हो सकती थी, तो वन नेशन वन राशन कार्ड की घोषणा बहुत पहले हो चुकी है, तो उसका इम्प्लीमेंटेशन किया जा सकता था। इमरजेंसी में जो एम्प्लॉयर्स थे उनको कहा जा सकता था कि आप माइग्रेंट्स की व्यवस्था करें, बहुत कुछ हो सकता था। लेकिन लोग मजबूर हुए। लेकिन इसका मतलब है कि लोगों की और भी आवश्यकताएं हैं, और भी भूख है, वो है इकोनॉमिक नेशनलिज्म और कल्चरल नेशनलिज्म के साथ। ये जो समय आप अभी देख रहे हैं, खास करके अमेरिका में, मैंने 2 साल पहले क्लास में कहा था कि अब दुनिया में ऐसे कई सारे देश आएंगे जहां चुनाव हारने के बाद नतीजों को मानने से मना कर देंगे नेता, और एक बहुत बड़ा जन आंदोलन खड़ा हो सकता है। और मैंने डायरी में लिखने के लिए कहा था आपको कि इसको डायरी में लिख लीजिए, शायद यूट्यूब की भी किसी क्लास में जो है वो आपको मिल जाएगा, जिसमें मैंने कहा था कि निश्चित रूप से इस चीज को लिख लीजिए कि नेता लोग आने वाले समय में रिजल्ट्स को मानने से मना कर देंगे। ऐसा नहीं कि अभी हुआ है, अरब में और इजिप्ट में और तमाम जगहों पर बहुत सारे फ्लावर रिवॉल्यूशन और कलर रिवॉल्यूशन हो चुके हैं, जिनमें कि नेताओं ने रिजल्ट्स को मानने से मना कर दिया। कई जगह जनता ने रिजल्ट्स को मानने से मना कर दिया। जनता ने कहा कि नहीं, ये जो रिजल्ट आया ना, ये धांधली से आया है। अब 2016 का जो चुनाव था वो अपने आप में विवादित था। यूएस का जो चुनाव था 2016 का, वो अपने आप में विवादों में गिरा, और उन विवादों में यही आया था कि रशिया के पुतिन ने जो है वो मैनेज किया है हिलरी क्लिंटन के खिलाफ, उनके मेल जो है वो गलत तरीके से हैक किए गए हैं, और हिलरी क्लिंटन के खिलाफ ऐसा माहौल बनाया गया, करोड़ों पोस्ट डाली गई हैं सोशल मीडिया पे, और ये सब रशिया ने कराया है और सपोर्ट किया है रशिया ने एक तरह से डोनाल्ड ट्रंप को। डोनाल्ड ट्रंप वाकई में एक ऐसा कैरेक्टर है अमेरिका की राजनीति में जो लगातार फेल होने के बावजूद, वो खुद बोलते हैं कि मैं उस ग्रुप से आता हूं जो लकी स्पर्म ग्रुप है, यानी कि मैं ऐसे पिता की संतान हूं, करोड़पति अरबपति पिता की संतान है, तो मैं लकी स्पर्म ग्रुप से आता हूं, और मैं ऐसा व्यक्ति हूं कि मैं असफलता को स्वीकार नहीं कर सकता। लेकिन वो अपने व्यापार में असफल रहे, कई जगह व्यापार को बदलते रहे, और परिवार वाले उनके जो डिसीजन होते थे वो फेल हो जाते थे, लेकिन परिवार वाले इसलिए ढकते चले आ रहे थे क्योंकि वो बहुत पैसे वाले थे, और परिवार वालों को
जो है मजबूरन उनको प्रोटेक्ट करना पड़ा, डिपेंड करना पड़ा। उनके लगभग अधिकांश बिजनेस जो है वो असफल रहे, घाटे में चले गए। कई जगह पर उनके जो डिसीजंस हैं वो सब ठीक नहीं पड़े पूरी जिंदगी में अधिकांश। उनके ऊपर 15 से ज्यादा महिलाओं ने सेक्सुअल हरासमेंट का आरोप लगाया, लेकिन एक भी सिद्ध नहीं कर पाया, क्योंकि पैसा बहुत ज्यादा था उनके पास। और राष्ट्रपति का पद उनके इन सारी चीजों को लेकर के वहां पर जो उनको पहुंचाया, इन सब कलंक को धोने के लिए बहुत अच्छा पद था। और अब वो बाहर इसलिए नहीं आना चाहते वहां से, क्योंकि बाहर आएंगे तो बहुत सारी समस्याएं हैं। क्योंकि अभी तक जितना फेलियर हुआ था और जितना कर्जा लिया था और अपनी कंपनियों को जैसे तैसे बचाया था, उन सबके प्रोसिक्यूशन जो है वो होने की शुरुआत है। क्राइम जो जितने भी कर रखे हैं, कई सारे क्राइम हैं, उनकी जांचें हो सकती हैं। तो वो बिल्कुल एक अलग मानसिकता के और ऐसे व्यक्ति थे जो बोल करके बताते थे कि मैं गलत करने जा रहा हूं और तुम क्या कर सकते हो, तुम कुछ नहीं कर सकते। और मैं ऐसा ही हूं, मैं ऐसा ही हूं। जैसा उन्होंने साथ ही बोल दिया मैंने टैक्स नहीं दिया, यहाँ पे बहुत कम टैक्स दिया, उन्होंने खुद ने बताया। और यहां तक बोल दिया कि मैं स्मार्ट हूं इसलिए मैंने टैक्स नहीं दिया। और जो इसका मतलब जो टैक्स दे रहे हैं वो बेवकूफ आदमी है, यानी ईमानदार लोगों को बेवकूफ बताते हैं। लेकिन इसी प्रकार के व्यक्ति हैं और वो अभी भी पॉपुलर रहे और अभी भी पॉपुलर वोट उनको बहुत ज्यादा मिले हैं। अभी भी 7 करोड़ से ज्यादा वोट ले गए। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि एक आदमी इस तरह से इतने सारे वोट कैसे बटोर सकता है? नैतिक रूप, इसका मतलब मैं वो जो शुरू में आपको क्लास में बेसिक वैल्यूज की बात बता रहा था, वो बेसिक वैल्यूज जो है वो कमी है। चाहे वो अमेरिका की जनता में हो, अमेरिका की जनता को भी एहसास कराया जा सकता है, ये बहलाया फुसलाया जा सकता है, उनको विश्वास दिलाया जा सकता है कि देखिए आप खतरे में हैं, आपका राष्ट्र खतरे में है। तो जो राष्ट्रवाद जो है, जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद बताया मैंने आपको, आपकी संस्कृति खतरे में। तो 2016 में वो चल गया और 2020 में जाकर के वो उतना नहीं चल पाया। इस वजह से, हालांकि डेमोक्रेट्स इतने अच्छे से इन सब चीजों को नहीं रख पाए। वो चाहते तो अपने नियो लिबरलिज्म को भी अच्छे से कर सकते थे, ट्रंप की असफलता को बहुत अच्छे से उजागर कर सकते थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी असफल रहे। ये यूं कहें कि ट्रंप ज्यादा सफल रहे उन बायस्ड चीजों को समझाने में। जो नारा लगाया जाता है, हाँ भरवाई जाती है पब्लिक से, बोलो है कि नहीं, सब बोलते हैं हाँ है, तो ये तो बहुत सामान्य सी बात है। कोई बोलेगा आपके घर में नौकरी होनी चाहिए, नौकरी वाला आदमी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो होना चाहिए है, तो हाँ ही भरेंगे लोग, कौन मना करेगा इसमें। आपके शहर में पक्की सड़क होनी चाहिए कि नहीं, ऐसी सामान्य सी बात की जाती है, तो इसमें सब लोग हाँ भरते हैं, एक साथ हाँ भरते हैं। उसको सहमति और समर्थन बताया जाता है कि हमारा समर्थन है, और वो चुनाव में निकल करके भी आता है वाकई में कि हाँ ये हम सपोर्ट में हैं, और वो सपोर्ट जो है वो दिखाई पड़ता है। अब कोई आपको उचित प्लानिंग दे, अब ये सब ड्रामेबाजी जो नहीं कर सकता वो चुनाव नहीं जीत सकता, वो कभी भी पॉपुलर वोट नहीं पा सकता। तो यही चीज जो है, अगर आप देखें जो ट्रांजिशन ये अभी आपको दिखाई पड़ रहा है, यही ट्रांजिशन जो है, इसको समय को ट्रांजिशन बोलते हैं। जब पुराना राष्ट्रपति जाता है और नया राष्ट्रपति आता है, चुनाव हो चुके होते हैं, और 20 जनवरी को 20-21 जनवरी को जब आप देखेंगे कि वो नया राष्ट्रपति एक तरह से आता है और अपना शपथ लेता है और कार्यभार ग्रहण करता है, ये जो पूरा फेज है इसको ट्रांजिशन फेज कहा जाता है। इस ट्रांजिशन में सत्ता का हस्तांतरण होता है। सत्ता के हस्तांतरण में जो है सहयोग होना बहुत जरूरी होता है। सहयोग इसलिए जरूरी होता है क्योंकि राष्ट्रपति के साथ सारी गोपनीय सूचनाएं होती हैं, नए प्रोजेक्ट होते हैं, उसके दिमाग में कई सारे प्लान होते हैं, उसने किन किन लोगों से कौन कौन सी गोपनीय बातें की है, ये सब उसको शेयर करना पड़ती है। और ये बाइडेन के साथ वो शेयर करेंगे, खास करके वैक्सीन के ऊपर जो प्रोग्राम है वो तो बाइडेन के साथ शेयर करना ही है उसको, ट्रंप को, इसलिए उन दोनों का मिलना भी बहुत जरूरी है। और एक तरह से फेयरवेल स्पीच जो होती है उसमें वो उसको एक तरह से धन्यवाद देता है, शुभकामनाएं देता है, और आगे के। तो ये सत्ता का हस्तांतरण जो है, ये जो ट्रांजिशन है, बड़ा इंपॉर्टेंट फेज होता है, और उसमें पुराने राष्ट्रपति का सहयोग भी बहुत मायने रखता है। तो हार्वर्ड हूवर
और फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट की कहानी जो है 1931-32 के समय में आती है, जब अमेरिका बहुत महामंदी से, जो ग्रेट रिसेशन था, उससे जब अमेरिका गुजर रहा था, और खास करके फेडरल रिजर्व, तमाम जो स्टेट्स हैं उनके बैंक्स भी कोलैप्स हो रहे थे उस समय में, और बहुत बुरी हालात जब थे, तो हार्वर्ड हूवर जो थे वो इसी तरह से सत्ता फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को सौंप रहे थे। और फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट की एफडीआर जिसको कहते हैं, तो एफडीआर को सत्ता सौंपते समय में हूवर जो है वो भी इसी तरह की लैंग्वेज यूज करते थे कि ये क्या संभालेगा और ये क्या है, ये तो अपाहिज आदमी है ना। तो एफडीआर 4 बार राष्ट्रपति रहे, डेमोक्रेट थे, और समाजवादी तो नहीं कह सकते उनको, क्योंकि अमेरिका में तो समाजवाद लाना बहुत मुश्किल है, लेकिन उनके ऊपर आरोप लगाया जाता है कि वो सोशलिस्ट माहौल बना करके खराब कर रहे हैं अमेरिका को। तो जैसे भारत में हम लोगों ने प्रस्तावना में समाजवादी लिख दिया, और अमेरिका में समाजवादी दिखना भी गाली है, क्योंकि ट्रम्प बार बार बोलते थे कि देखो कम्युनिज्म आ जाएगा, आपके यहाँ साम्यवाद आ जाएगा, आपके यहाँ समाजवाद आ जाएगा, सोशलिज्म आ जाएगा, क्योंकि अगर ये जो बाइडेन आ गए तो फिर सोशलिज्म ले आएंगे। तो यही चीज जो है हूवर को पसंद नहीं थी, और हूवर जो था वो ठीक ट्रंप की तरह ही ट्रांजिशन हो रहा था, वो सपोर्ट नहीं कर रहा था, बल्कि वो रूजवेल्ट से चाहता था कि तुम इलेक्शन, बस ये था कि उस समय वो महामंदी में फंसे हुए थे, और आज हम और अमेरिका एक पेंडेमिक में फंसे हुए हैं। तो आज कोरोना की संकट है, उस समय में जो संकट था वो महामंदी का संकट था, ग्रेट रिसेशन का संकट था, लेकिन यही लगभग फेज चल रहा था। उस समय में भी रिपब्लिकन जा रहा था, और रूजवेल्ट जो एक डेमोक्रेट थे वो आ रहे थे सत्ता में। अभी भी ऐसा ही है कि एक रिपब्लिकन जा रहा है और एक जो बाइडेन जो डेमोक्रेट है वो आ रहे हैं, लेकिन ट्रांजिशन वो भी आसानी से करने को तैयार नहीं था। लेकिन उस समय में हूवर ने चुनाव जो हारने से मना नहीं किया था, उसने ये नहीं कहा था कि मैं चुनाव हारा नहीं हूं। अभी एक तरह से ट्रम्प बोलते हैं कौन सा चुनाव, कैसा चुनाव, मैं कोई चुनाव नहीं हारा हूं, मैं जीता हूं और मैं ही राष्ट्रपति हूं। अभी ये मानने से ही मना कर रहे हैं। तो ये ऐसा मना करने से क्या होगा कि जो ट्रांजिशन वाला जो काम है वो ठीक से नहीं हो सकता, सत्ता हस्तांतरण का काम ठीक से नहीं हो सकता। तो अमेरिका के इतिहास में ये जो एक नया पेज देखने को मिल रहा है, तो ये मैंने आपको 2 साल पहले की क्लासेस में कहा था कि नोट कर लेना, आने वाले समय में लोग सत्ता छोड़ने से लोग मना करेंगे। इतने आसानी से कॉन्स्टिट्यूशन को जब माना जाता है ना, मैंने आपको कहा था कॉन्स्टिट्यूशन की हमारे यहाँ केवल किताब नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन हमारे देश की, जैसे हमारा एक शरीर होता है उसमें शिराएं होती है, धमनियां होती हैं, आर्टरीज और वेन्स होती हैं जिसमें खून दौड़ता है, वैसे हमारे देश की जो शिराएं हैं, जो राज्य हैं, जिले हैं, हमारे देश की जो सीमाएं हैं, इन सब में संविधान दौड़ता है, खून की तरह दौड़ता है। तो हमारे देश का जो रक्त है वो संविधान है, जो हमारे देश की संरचना में दौड़ता है। जैसे हमारे शरीर में धमनियों और शिराओं में रक्त दौड़ता है, वैसे हमारे देश के जो संरचनात्मक ढांचा है उसके अंदर संविधान दौड़ता है, खून की तरह दौड़ता है। अब खून क्या ले जाता है, खून पोषण भी करता है, ऑक्सीजन भी ले जाता है, शोषण भी करता है, ताजा भी बनाए रखता है और जिंदा भी रखता है। तो अगर संविधान सूख गया तो खून सूखने जैसा है, न तो देश सांस ले सकता है, न सांस लेने की स्थिति में रहेगा, न देश जिंदा रहेगा और देश खत्म हो जाएगा। इसलिए संविधान का जिंदा रहना बहुत जरूरी है। खून का सुख, जैसे किसी व्यक्ति के जिंदा रहने के लिए उसके खून का रहना बहुत जरूरी है। इसलिए अमेरिका के जो लोग हैं वो 2020 में समझे हैं कि खून सूख रहा है और कहीं ना कहीं रक्त को चुनौती दी गई है ट्रंप के द्वारा। तो वो चुनौती को स्वीकार करते हुए उन्होंने रक्त का परिसंचरण फिर से शुरू किया है। तो जो वहां की मिलिट्री है, वहां के जो पुलिस है, मिलिट्री है, उन लोगों ने कहा कि हम तो संविधान की शपथ लेते हैं। जब हम सर्विसेज में आते हैं तो हम संविधान की शपथ लेते हैं कि हम संविधान के हिसाब से काम करें। हमने ये कब कहा कि हम पॉलिटिकल पार्टी की शपथ लेते हैं, हम रिपब्लिकन के हिसाब से काम करेंगे, डेमोक्रेट्स बोले पॉलिटिशियन बाहर में जाए, रिपब्लिकन और डेमोक्रेट से हमें कोई लेना देना नहीं है।
हम संविधान के प्रति, और संविधान कहता है कि जो व्यक्ति चुनाव जीत गया है वो अंदर जाएगा और जो हार गया है बाहर आएगा। तो हम घसीट के लेके आएंगे उसको, ट्रंप को, अगर वो बाहर नहीं आएगा तो उसकी कॉलर पकड़ के घसीट करके बाहर फेंक देंगे। और अगर मुकदमा चलेगा और अगर वो दोषी करार दिया तो उसको, तो सुप्रीम कोर्ट अभी वो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर जारी करके जो बाइडेन कुछ दिन हो सकता है काम चला लें, लेकिन एक ना एक दिन तो उनको जगह खाली करनी पड़ेगी। बहुत कम समय है उनके पास, 2-2.5 महीने हैं, तो ये सारा नाटक बहुत लंबे समय तक नहीं चलेगा। लेकिन वहां के लोग जागरूक हैं, वहां के मिलिट्री के लोगों ने ये बयान देना शुरू कर दिया है कि अगर ये बाहर नहीं आता तो हम घसीट करके बाहर इसको फेंक देंगे, तो क्योंकि हम तो कॉन्स्टिट्यूशन की शपथ लेते हैं। तो भारत में भी कॉन्स्टिट्यूशन है, भारत में भी कॉन्स्टिट्यूशन ही सर्वोपरि है, कोई व्यक्ति सर्वोपरि या कोई पॉलिटिकल पार्टी सर्वोपरि नहीं हो सकता, ये ध्यान रखिएगा। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की, या जब हम कोई भी बात करते हैं तो बात बात में कॉन्स्टिट्यूशन लेके आते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल तरीकों को लेके आते हैं। इसलिए जो जजों की बात की जा रही थी अभी आप जो सुन रहे थे, उसमें यही था कि जजेस जो हैं वो किस तरह के फैसले दे रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि इमेज खराब होती है आपकी। आप एक मामले में अलग तरह का फैसला देते हैं, ठीक उसी तरह का मामला आता है उसमें आप दूसरे तरीके का फैसला लेते हैं। जैसे आपके घर में एक साइकिल है और आपके यहाँ किसी ने सुबह सुबह नियम बना दिया कि देखो आपको ये साइकिल जो है यहाँ पड़ी रहेगी, 1-1 घंटा आपको साइकिल चलाना है और साइकिल चलाने का शौक है और आप चाहते हैं कि आप साइकिलिंग करें, तो 1-1 घंटा से, बचपन में बच्चों को बहुत साइकिल चलाने का शौक होता है। तो अब तो इन दिनों के बच्चों को है कि नहीं, बाकी हम लोगों को बहुत शौक था। तो जब कम साइकिल होती थी तो उसमें दिक्कत आती थी, वो एक ही साइकिल को कई बार दिक्कत आती थी। तो वो नियम बना होता है कि 1 घंटा ये चलाएंगे, 1 घंटा सब चलाएंगे। तो जब उसका नंबर आया तब बोलेंगे कि जाओ चला के आओ, 1 घंटा चला के आ जाओ। दूसरे का नंबर आया, बोले नहीं एक काम करो, अब टाइम बहुत कम है और तुम एक काम करो आज रहने दो। फिर एक का किसी का नंबर आया, बोले टाइम कम है तुम क्या चलाओगे, काम करो चलो आधा घंटा चला लो। तो वो जो लोग देख रहे होते हैं, मोहल्ले के लोग देख रहे हैं या आसपास के लोग देख रहे हैं या 150 लोगों ने ये जो पूरा दृश्य देखा है, उनको समझ में आने लगता है कहीं ना कहीं कि देखिए ये कोई अवमानना की बात नहीं है न्यायालय की। वो वैसे ही जनरल परसेप्शन बनने लगता है कि ये जो है ये पक्षपात करता है, ये उसको 1 घंटा चलाने देता है या 1 घंटे से ज्यादा भी हो जाता है तो उसको डांटता नहीं है, एक को थोड़ी देर चलाने देता है, एक को बिल्कुल ही मना कर देता है कि नहीं तुम रहने दो, तुम अब आज रहने दो या तुम मत चलाया करो। तो ये तो बहुत खतरनाक चीज है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का जो रक्षक है उसको माना गया है संविधान, सुप्रीम कोर्ट को, और उसी से जब इस प्रकार की गलतियां होने लग जाएंगी, इसका मतलब आप बेसिक वैल्यू से दूर जा रहे हैं। तो समाज की जो बेसिक वैल्यू से जब दूर चला गया तो कैसे देखा आपने, ट्रंप जैसा व्यक्ति आता है और हावी हो जाता है, उधर हुए हावी हो जाता था, है ना। और वो गलत थे, कई मामलों में गलत थे, क्योंकि वो बेसिक वैल्यूज के हिसाब से नहीं थे। और यहां हम जो देख रहे हैं कि वो संविधान जो है उसके साथ कई जगह पर खिलवाड़ होता है, खास करके फेडरलिज्म के कंसेप्ट के ऊपर नाम लिया जाता है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, और राज्यों को कितना कमजोर किया गया है, आर्थिक रूप से कितना कमजोर किया है। जीएसटी के हमने बहुत सारे एडिट्स देखे थे, जीएसटी के ऊपर खूब सारा डिस्कशन किया। इसलिए अगर ये मूल्य बचे रहे, चाहे वो संवैधानिक मूल्य हो चाहे प्रशासन के मूल्य हो, तो बहुत आसान रहेगा। अभी मैं कल ही डिस्कस कर रहा था, थोड़ी सी ऐसी घटनाएं देख रहा था, तो मैंने ऑब्जर्व किया कि जो खास करके ईमानदार ऑफिसर, ऑनेस्ट जो आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स हैं, वो सबसे ज्यादा हमारे संपर्क में, और हम रेगुलर लगभग उनसे बात करते रहते हैं। हमारे स्टूडेंट्स भी हैं, हमारे साथ के लोग भी हैं, बहुत सारे हैं, मित्र लोग भी बहुत हैं। तो जब उनसे बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि जो पॉलिटिक्स है वो पॉलिटिक्स पूरी तरह से इतना हस्तक्षेप कर चुकी है और इस तरह से कर चुकी है कि उन्होंने जनता को पूरा एक तरह से मूर्ख समझ लिया। और बल्कि यहां तक कि एक ऑफिसर तो यहां तक कह रहे कि जो भ्रष्ट नेता है ना, ये जो ऑनेस्ट आईएएस ऑफिसर होते हैं, ऑनेस्ट जो आईपीएस है, आईएएस है, आईपीएस में तो ऑनेस्ट बहुत कम होंगे, बहुत ही कम है,
क्योंकि वहां तो लगभग सभी चोर ही हैं एक तरह से, क्योंकि पुलिस का जो सिस्टम है वो बहुत ज्यादा करप्ट है। लेकिन जो खास करके आईएएस ऑफिसर्स हैं जो ऑनेस्ट हैं और ऑनेस्टी की बात करते हैं, अगर वो ऑनेस्टी से काम करते भी हैं तो भ्रष्ट नेता भी ऐसा नहीं है कि उसकी ऑनेस्टी से, हालांकि वो चाहता है कि वो भ्रष्ट हो जाए और खुद भी खाए और मुझे भी कमा के दे, यानी 1 करोड़ किसी से ले तो 50 लाख 80 लाख मुझे दे दो, 20 लाख वो अपने पास रखे। 1 करोड़ तो बहुत छोटी चीज है इन लोगों के लिए, एक तरह से गाली जैसा लगता होगा इनको। 100 करोड़ 50 करोड़ से नीचे बात नहीं करते हैं लोग, नेता लोग। तो वो खुद भी खाए और मुझे भी दे, वो तो कमाऊ बेटा हो गया उसका। लेकिन फिर भी यदि कोई बहुत ही ऑनेस्ट है, अधिकारी है और अच्छा ऑफिसर है, तो उससे भी नेता बहुत ज्यादा नाराज नहीं होता, क्योंकि वो चाहता है कि जनता में एक इमेज बने, पॉलिटिशियंस की कुछ इमेज बने। और ये इमेज जब जनता में बनेगी तभी तो जनता वोट देगी कि इनके समय में प्रशासन बहुत अच्छा चल रहा है, इनके समय में काम बहुत अच्छे से हो रहे हैं, अधिकारी बहुत अच्छे हैं इस रिजीम में, और इतने अधिकारी संवेदनशील हैं, ध्यान से बात सुनते हैं, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो ये एक तरह से वो बता रहा है, जो अधिकारी अगर उनके भावों को समझने की कोशिश करें तो वो भाव ये आते हैं कि हम एक तरह से वॉलेंटियर हो गए उन भ्रष्ट नेताओं के, हम वॉलेंटियर हो गए, हम कार्यकर्ता हो गए, हम उनके एजेंट हो गए, दलाल हो गए। जो ईमानदार आईएएस ऑफिसर और ईमानदार आईपीएस हैं, वो लगभग उनके दलाल और वॉलेंटियर जैसे हो जाते हैं कि हम तुम्हारे लिए रास्ता साफ करेंगे, हम तुमको सत्ता तक पहुंचाने का द्वार बनेंगे, और हम ईमानदारी से काम करेंगे तो आपकी इमेज बनेगी, फिर आपको वोट मिलेंगे, और फिर आप भ्रष्टाचार करना वहां बैठ करके। तो एक तरह से वॉलेंटियर की तरह क्यों नहीं एक भ्रष्ट नेता का जो अधिकारी है वो भ्रष्ट टाइप दिखे और जनता को लगे कि ये लोग सारे भ्रष्ट हैं, सब मिले हुए हैं, दुष्ट हैं। तो इसका मतलब कि आईएएस अधिकारी को भ्रष्ट हो जाना चाहिए। लेकिन एक आईएएस अधिकारी की जो इमेज है, जो ईमानदार इमेज है, उसको भी नेता, एक भ्रष्ट नेता बोलता है हमारे साहब कितने अच्छे हैं, देखो आपकी बात सुनते हैं ना ध्यान से, सब लोग बोलते हैं ध्यान से सुनते हैं, आपके साहब दफ्तर में आ जाते हैं ना, सुबह 10:30 बजे आ जाते हैं, आप जाते हो तो आपको पूरा काम करके देते हैं कि नहीं देते हैं साहब? बताओ, हम ऐसे साहब को आपके यहाँ लगा के रखते हैं, जनता खुश हो जाती है कि साहब कितने अच्छे हैं, लेकिन नेता भी कितने अच्छे हैं, पार्टी कितनी अच्छी है, वो वोट दे देती है। ईमानदार अधिकारी को भी वो इस तरह से बना लेता है, तो ईमानदार अधिकारी अपने आप को ठगा सा महसूस करता है कि मैंने पिछली बार 50 करोड़ खाए थे, पिछले साल 200 करोड़ खाए थे, उस आदमी से 30 करोड़ लिए थे, इससे इतने लिए थे, इससे इतने लिए थे, उसको सब हिसाब किताब पता है बहुत सारा, जनता को वो समझ में नहीं आता और वो खुश होती रहती है और वो दुखी होता रहता है कि यहाँ मेरे नाम से पूरा ड्रामा करके चला गया, अब ये सारी जनता इस आदमी को वोट दे देगी और फिर ये इनको बेवकूफ बनाएगा, इनको चुना लगाएगा। तो ये दरअसल क्या है, मैंने अभी आपको बताया कि जनता बहुत शॉर्ट टर्म वैल्यूज के ऊपर सोचती है, शॉर्ट टर्म चीजों पर सोचती है, लॉन्ग टर्म हिसाब से सोचते नहीं है। अपने बच्चों का क्या होगा इस हिसाब से नहीं सोचती, फ्यूचर का क्या होगा, पर्यावरण का क्या होगा, वातावरण का क्या होगा, हमारे यहाँ जो ये जो शराबखोरी बैठ रही है इसका क्या होगा, मद्य निषेध जो है क्यों नहीं ये लोग लागू कर देते उस तरह से, या हमारे यहाँ जो हम लोगों को रोजगार क्यों नहीं देते। लॉन्ग टर्म चीजों पर जो 20 साल बाद आपके जीवन पर प्रभाव डालती है, आपके परिवार पर प्रभाव डालती है, पर्यावरण पर प्रभाव डालती है, आपकी पूरे समाज पर प्रभाव डालती है, उन चीजों के ऊपर बिल्कुल नहीं सोचते हैं और उन्हीं लोगों को वोट देते रहते हैं। वो बहुत अच्छे व्यक्ति होते हैं, वो जब विपक्ष में होते हैं तब उन्हीं चीजों के लिए चिल्ला रहे होते हैं, और जब वो सत्ता में हो जाते हैं और जब उनसे मांग की जाती है तो वो चुप हो जाते हैं। तो ये जो ढांचा है, इस ढांचे में जब तक ज्यादा से ज्यादा, और जो भ्रष्ट ऑफिसर है वो एंजॉय करता है। भ्रष्ट ऑफिसर जब मालूम है कि ये स्कैंडल में भी फंसा था, इसने करीब 100 लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की होगी अपनी जिंदगी में, और ये इतना घटिया आदमी है, लेकिन वो आदमी एंजॉय कर रहा होता है, वो आदमी मंत्री के सबसे नजदीक होता है, वो आदमी मुख्यमंत्री के बहुत नजदीक होता है और उसको पोस्टिंग भी बहुत अच्छी मिलती है, वो छुट्टी पे भी चला जाता है, वो हमेशा आवारागर्दी करता रहता है, ऑफिस में कभी ढंग से बैठता नहीं है, फाइलें कभी करता नहीं है,
बस इसकी चमचागिरी की, उसकी चमचागिरी की, बाकी छुट्टियां मनाई, दारू पिया, शाम को पार्टी की, और यही सब काम है। और ऐसे अधिकारी जो हैं वो प्रमोट भी होते रहते हैं और सोशल मीडिया पे फोटो खिंचाते रहते हैं। आपका इंस्टाग्राम और फेसबुक पे उन्हीं की फोटो से भरा पड़ा रहता है। सब यूथ के आइकॉन है वो सब लोग, तो एक नंबर के थर्ड क्लास लोग हैं, तो यूथ आइकॉन बने हुए हैं। मैं देखा हूं कि सारे ऐसे ही लोगों के भ्रष्ट अधिकारियों के भ्रष्ट मूर्ख भी हैं बहुत सारे, तो क्योंकि पढ़ाई की थी तब रटी है उन्होंने, और जो एग्जाम की जो खामियां हैं उसका फायदा उठा करके वो वहां तक पहुंच गए। अदरवाइज तो उन्होंने जिंदगी में कुछ किया ही नहीं है, उनके अचीवमेंट ही नहीं है, उस टाइप के आदर्श नहीं है। बस जिम जाने का फुर्सत किस आदमी को मिलेगा? जिम जा रहे हैं, बॉडी बना रहे हैं, स्मार्ट दिख रहे हैं, जो काम करता है उसको तो फुर्सत ही नहीं है बेचारे। राष्ट्र निर्माण में जो लगा हुआ है, देश की मानवता की सेवा में जो लगा हुआ है, असली जो आईएएस ऑफिसर है, असली जो आईपीएस है, उसको वो फोटो खिंचाने को इसलिए उचित नहीं मानता है क्योंकि वो कोड ऑफ कंडक्ट का पालन करता है, सर्विस रूल्स का पालन करता है। सर्विस रूल्स में और उसमें इस तरह से सोशल मीडिया में ये सब दिखावा करना उचित ही नहीं माना जाता। उसमें लिखा हुआ है कि आप इस तरह की नेतागिरी नहीं करेंगे, कहीं पर भी जाएंगे तो आप प्रशासनिक अधिकारी बने रहेंगे, आप इस तरह से हीरोगिरी नहीं करेंगे, हीरोइज्म नहीं करेंगे। खुद प्रधानमंत्री ने अभी प्रशासनिक सेवाओं के लोगों को संबोधित करते हुए कहा था कि छपास और दिखास से दूर रहना, लिखा था कि बार बार छपने में आना, दिखने में आना, दिखने के लिए काम करना, दिखाने के लिए काम करना, छपाने के लिए काम करना, मीडिया में आने के लिए काम करना, मीडिया मैनेजमेंट करना, ये आपका काम नहीं है। तो सिविल सर्विसेज वालों का ये काम नहीं है, ये साफ साफ है। सर्विस रूल में भी है, नेता भी बार बार बताते रहते हैं, नियम के हिसाब से भी नहीं है, लेकिन लोग तो आ रहे हैं, कर रहे हैं, तो फिर ये रोल मॉडल भी गलत लोग बन रहे हैं, गलत तरीके से लोग पेश आ रहे हैं। तो ये तो एक आप लोगों के लिए है, फोर्थ पेपर के लिए बहुत अच्छा मसाला है। तो मैंने एग्जांपल दिया है, यूएस के एग्जांपल से लेकर के हम जो है यहां तक पहुंचे हैं, और मुझे लगता है कि ये चीज आपको जो है कहीं ना कहीं काम आएगी, लिखने में भी काम आएगी और बाकी सिविल सर्विसेज को समझने में भी आएगी। और आज आपने बहुत अच्छे से इसको समझा भी होगा। चलिए आगे की बात करते हैं।